नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने अर्थशास्त्र 11th के पुस्तक अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का तीसरा अध्याय आंकड़ों का संगठन का भाग 2 लेकर उपस्थित हुआ। इसके पहले भाग में हमने वर्गीकरण और कालानुक्रमिक वर्गीकरण और स्थानीय वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गुणात्मक वर्गीकरण के बारे में। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिन्हें हम मात्रा में प्रकट नहीं कर सकते हैं, संख्या नहीं बता सकते हैं, उसको संख्यात्मक रूप से प्रकट करना कठिन होता है, इसीलिए हम उसको गुणात्मक रूप से प्रकट करते हैं। जैसे कि राष्ट्रीयता, कि किसी में कितनी राष्ट्रीयता है, साक्षरता, धर्म, लिंग, वैवाहिक स्थिति इत्यादि को इसे हम गुणात्मक रूप से बताते हैं कि उनमें ये गुण है। तो इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि किसी जनसंख्या में जब हम बताते हैं कि उनके गुण के अनुसार कि कुछ लोग पुरुष हैं और कुछ लोग पुरुष नहीं, अर्थात क्या हैं, स्त्री हैं, उन पुरुषों में से कितने लोग विवाहित हैं और कितने लोग अविवाहित हैं, या स्त्रियों में से कितने लोग विवाहित हैं और कितने लोग अविवाहित हैं, इन सब की संख्या भी बताई जा सकती है। परंतु उनकी संख्या बताने के लिए खास गुण के बारे में उसको बताया गया कि ये गुण इनमें है, कि ये उनका लिंग क्या है, पुरुष है, ये क्या है कि स्त्री है। तो उनको वो संख्यात्मक रूप में बताया, पुरुष की जनसंख्या इतनी है लेकिन किस गुण का, किस चीज़ का, तो उसके लिए हम लोग गुणात्मक का प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है मात्रात्मक वर्गीकरण। मात्रात्मक जिसकी संख्यात्मक भी बोल सकते हैं, जैसे कि संख्या के रूप में जिसको प्रकट कर सकते हैं, जैसे कि ऊंचाई, भार, आयु, आय, छात्रों का अंक, छात्रों की संख्या इत्यादि को हम मात्रा के रूप में प्रकट करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि एक विद्यालय के एक वर्ग के 100 विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र में प्राप्तांक को बारंबारता वितरण कैसे निकालेंगे। तो बारंबारता वितरण कैसे निकालते हैं, पहले उसका एक वर्ग अंतराल बनाते हैं। तो वर्ग अंतराल बनाया हमने क्या, 0 से 10, अर्थात क्या कि किसी परीक्षा का जब 100 मार्क्स है उसमें से 10, 0 से लेकर 10 तक कितने बच्चों को नंबर आया, अंक 0 से लेकर 10 तक कितने बच्चों का है, तो 1 बच्चों को। और उसके बाद 10 से लेकर 20 तक तो 8 बच्चे, 20 से लेकर 30 तक तो 6 बच्चे, 30 से लेकर 40 तक तो 7 बच्चे, 40 से लेकर 50 तक तो 21 बच्चे, 50 से लेकर 60 तक तो 23 बच्चे, 60 से लेकर 70 तक तो 19 बच्चे, 70 से 80 में 6, 80 से 90 में 5 और 90 से 100 में 4। मतलब कुल कितने विद्यार्थी थे, 100 विद्यार्थियों में से सभी विद्यार्थियों को कितना कितना अंक आया है, इसके लिए हमने एक बारंबारता बना लिया। आगे हम देखते हैं कि चर क्या होता है, कि बारंबारता में चर लेते हैं ना, तो चर होता क्या है कि जितने भी प्रेक्षण होते हैं, जितने भी मान हम लेते हैं, उन सब मानों को अलग अलग कोटि में, अलग अलग वर्ग में बांटते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं चर। चर 2 तरह के हो सकते हैं। एक सतत चर। सतत चर क्या होता है कि उसमें पूर्ण मान भी हो सकता है, मतलब संख्या पूर्ण रूप से भी हो सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4, या भिन्नात्मक मान भी हो सकता है, जैसे 1/2, 3/4, 3/4 या 4/5, ऐसा भिन्नात्मक मान भी हो सकता है, या अपरिमेय मान भी हो सकता है, रूट में हो सकता है, √2, √3, √7 ऐसा। जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं कि अगर किसी क्लास में बच्चों का लंबाई नापना है, तो लंबाई में हमने 90 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर का एक पैमाना बना दिया है, उसी में बच्चों को नापना है। तो जब बच्चों को नापने जाएंगे तो कोई बच्चा हो सकता है कि 195 सेंटीमीटर का हो, कोई 110 सेंटीमीटर का हो, कोई 120 सेंटीमीटर का हो, लेकिन कोई बच्चा ऐसा भी तो हो सकता है जो 95 और 96 के बीच में उसकी लंबाई हो, 95.5 हो या 102.4 हो। तो जो पैमाना पॉइंट में आ सकता है उसके लिए हम लोग कहते हैं सतत चर। और दूसरा होता है विविक्त चर। ये क्या होता है कि केवल निश्चित मान ही होता है, इसको पॉइंट में नहीं लिया जा सकता है। जैसे क्या कि बच्चों की जनसंख्या, उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं बच्चों की जनसंख्या कि क्लास 10 से क्लास 11th में कितने बच्चे गए। तो कोई बोल सकता है 25 बच्चे गए, 50 बच्चे गए, 100 बच्चे गए। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि 25.5 बच्चे गए, अर्थात कि आधा बच्चा, ये कोई मान्य नहीं हो सकता है कि 25.5 मतलब न 26 गए न 25 गए, उसके बीच का जनसंख्या, ऐसा नहीं हो सकता है। जनसंख्या में, संख्या में या तो 25 जाएगा नहीं तो 26 जाएगा, मतलब बीच का मान नहीं होगा, तो इसी को बोलते हैं विविक्त चर। कि अब बारंबारता वितरण होता है कि हमने बारंबारता तो निकाल लिया, अब समझने का मूल चीज क्या है, बारंबारता। बारंबारता निकालते कैसे, 10th में आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो बारंबारता निकालते कैसे हैं, पहले कि बारंबारता वितरण होता क्या,
बारंबारता वितरण क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित आंकड़ा होता है तो अव्यवस्थित आंकड़ों को मात्रात्मक चर में वर्गीकरण करने का एक आसान तरीका है बारंबारता वितरण, है ना। मात्रात्मक अर्थात संख्यात्मक रूप से किसी भी बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित आंकड़ा है उसको क्या कि हम व्यवस्थित कर लिए, एक आंकड़ा में बना लिए, संख्या के रूप में उसको व्यवस्थित कर लेते हैं तो सामान्य रूप से हम उसे समझा सकते हैं। इसमें बारंबारता में कुछ टर्म है। बारंबारता में क्या होता है, वर्ग बारंबारता, कि वर्ग बारंबारता के जिसको वर्ग अंतराल भी कहते हैं 0 से लेकर 10 तक, तो इसको बोलते हैं कि वर्ग बारंबारता है कि कितना लिए हैं हम, तो 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, इसको बोलते हैं वर्ग बारंबारता, जो संख्या के बीच में सामान्य रूप से पूरे जो भी अव्यवस्थित आंकड़ा है उसका पूरे आंकड़ा को हम एक अलग अलग पार्ट में बांट लेते हैं। दूसरा है उसमें निम्न वर्ग, तो बारंबारता जो वर्ग बारंबारता होता है उसका सबसे जो पहला वाला होता है उसको बोलते हैं निम्न वर्ग, और उससे ज़्यादा वाला को उच्च वर्ग। हर बारंबारता कोटि में हर वर्ग में एक निम्न वर्ग एक उच्च वर्ग होता है, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग। उस पहले वाले को बोलते हैं निम्न वर्ग और उसके बाद वाले को उच्च वर्ग बोलते हैं। उसके बाद आता है कि वर्ग अंतराल निकालते हैं, तो बारंबारता निकाले तो बारंबारता में हम उसको क्या निकालते हैं, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या होता है, किसी भी वर्ग अंतराल किसी भी वर्ग बारंबारता के निम्न से लेके उच्च वाले में से निम्न वाले को घटाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वही निकलता है, उसको बोलते हैं कि वर्ग अंतराल। तो सबका वर्ग अंतराल बराबर होगा, 10 में से 0 घटाएंगे तो 10, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10, 30 में से 20, ऐसे ही करके अगर 100 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। मतलब वर्ग अंतराल सबका बराबर है। और वर्ग का मध्य बिंदु अथवा वर्ग चिन्ह निकालना होता है तो क्या कहते हैं, तो जो निम्न वर्ग होता है वो और जो उच्च वर्ग होता है वो, उसको जोड़ के और 2 से भाग दे देते हैं तो उसका क्या निकल जाता है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु हर वर्ग का अलग अलग होता है। इसका मध्य बिंदु क्या होगा, 0 + 10/2, तो इसका होगा 5, इसमें 15, इसमें 25, तो ऐसे करके वर्ग का वर्ग चिन्ह निकालते हैं। इसका वर्ग चिन्ह में फिर उसका वर्ग चिन्ह बनाते हैं। तो ये तो है इसका कुछ मूल पॉइंट। तो हम आखिर बारंबारता बनाते कैसे हैं, बारंबारता में क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है, इसको हम अगले वीडियो में विस्तार से देखेंगे कि क्या है बारंबारता, बारंबारता को समझते कैसे हैं। आज हमने सीखा कि वर्गीकरण कैसे करते हैं और बारंबारता में लिखते कैसे हैं, लेकिन बारंबारता बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए इसको हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और हाँ, इसे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो 11th में और साथ साथ इसके बाद फिर 12th के, तो पूरे सिलेबस पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब हम सारा वीडियो आपके पास आसानी से चला जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।